हाँ जी दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम 4 छोटे-छोटे सेक्शंस को कवर करेंगे जो रिलेटेड टू एजीएम है या फिर अदर मीटिंग से रिलेटेड भी एक पॉइंट आएगा, एक सेक्शन आएगा इसके अंदर। फटाफट से देखना शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 97, 98, 99 और सेक्शन नंबर 121। 4 सेक्शन बैक टू बैक इसके अंदर कवर होगा। ये स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, ये कहीं न कहीं सिमिलर है आगे के पॉइंट से, तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। आप ऐसा रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 97 जो कि बात करता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। मतलब क्या हुआ कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है एजीएम के अंदर, मतलब कि एजीएम कंडक्ट करवानी थी, एजीएम होल्ड करना था, लेकिन कंपनी ने एजीएम नहीं किया, तो अगर ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट किया जाए, एप्लीकेशन दिया जाए, किसके द्वारा? मेंबर के द्वारा। तो अगर ट्राइब्यूनल के पास कोई भी एप्लीकेशन आता है मेंबर के द्वारा और मेंबर ये कहता है कि जी कंपनी ने जो अपना एजीएम करवाना था वो नहीं करवाया, तो ट्राइब्यूनल यहाँ पे क्या दे सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। किस चीज के ऊपर? वो कह सकता है कि भैया एजीएम करवाओ, और एजीएम करवाने के साथ साथ कुछ एडिशनल डायरेक्शंस भी दे सकता है जिसको हम बोलते हैं एंसिलरी या फिर कॉन्सिक्वेशनल डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन को आपको माना जाएगा इसके अंदर। इस डायरेक्शन में ये तक इंक्लूड किया जा सकता है। डायरेक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। सपोज करो वो कंपनी कहती है सर जी कोरम ही पूरे नहीं होते इसलिए हमने नहीं करवाया। सपोज अगर वो ऐसा कहती है कि कोरम पूरे नहीं होते, मेंबर अटेंड नहीं करे, कोई भी रीजन अगर वो देती है, तो उसके रिगार्ड में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ट्राइब्यूनल के द्वारा। मतलब वो कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सी को काउंट कर लो, ऑल्दो प्रॉक्सी को काउंट करने की परमिशन नहीं होती हमारी कोरम के अंदर, लेकिन वो कह देते हैं स्पेशली ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर निकाल दिया कि आप प्रॉक्सी को भी काउंट कर सकते हो। तो इस टाइप की कुछ भी मॉडिफिकेशन जो है वो करवाई जा सकती है यहाँ पे। किसके द्वारा? ट्राइब्यूनल के द्वारा। जो भी ट्राइब्यूनल को लगेगा कि इसकी जरूरत है, इस मॉडिफिकेशन की जरूरत है इस एजीएम को पूरी करवाने के लिए। तो इसका सबसेक्शन 2 बेसिकली ये कहता है कि सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो भी आपकी एजीएम करवाई गई है ट्राइब्यूनल की मदद से, वो एजीएम भी आपकी क्या मानी जाएगी? नॉर्मल एजीएम ही मानी जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड होता है एज पर सेक्शन नंबर 96। तो इतनी सी बात की गई जो ट्राइब्यूनल की पावर को बता रहा था। अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 98। ये बात करता है अदर मीटिंग्स। अदर मीटिंग्स का मतलब क्या हुआ कि अदर देन एजीएम और कोई मीटिंग्स है और उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है ट्राइब्यूनल को। मतलब कि बोर्ड मीटिंग हो सकता है आपका, कमिटी ऑफ बोर्ड की मीटिंग हो सकती है आपकी, ईजीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर देन एजीएम। तो अगर ऐसा है कि किसी भी रीजन से या कोई भी इनप्रैक्टिकेबिलिटी है कि भैया मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, कौन सी मीटिंग? अदर देन एजीएम, एनी मीटिंग, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर ट्राइब्यूनल को अगेन रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिक्वेस्ट कौन करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कौन? या तो डायरेक्टर या फिर मेंबर। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक चीज और है कि ट्राइब्यूनल सुमोटो भी एक्शन ले सकता है। मतलब अपने आप भी अगर उसको ऐसा लगता है, ऐसा पता लगता है, तो विदाउट एनी एप्लीकेशन भी वो यहाँ पे डायरेक्शन इश्यू कर सकता है उस कंपनी के रिगार्ड में। तो क्या क्या बात आती है यहाँ पे कि अगर कंपनी के लिए इनप्रैक्टिकेबल है मीटिंग को कंडक्ट करवाना, तो उस केस में ट्राइब्यूनल या तो खुद से या फिर उसके पास एप्लीकेशन आएगा, किसके द्वारा? डायरेक्टर के द्वारा या फिर किसी भी मेंबर के द्वारा। वो मेंबर जो कि इंटाइटल टू वोट है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, जिस मीटिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर निकाल सकता है कंपनी के लिए कि भैया आप मीटिंग को बुलवाओ, इस तरीके से मीटिंग करवाओ, और अलॉन्ग विद दैट वो एडिशनल डायरेक्शन दे सकता है जिसको हमने पीछे देखा, एंसिलरी और कॉन्सिक्वेशनल डायरेक्शन, जिसके अंदर डायरेक्शन उसको क्या हो सकता है कि कुछ भी आपके टर्म्स जो कि इस एक्ट के अंदर या प्रोविजंस या रूल्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं उसको वो मॉडिफाई करने की पावर रखता है, जिसके वजह से वो मीटिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे प्रोवाइडेड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ अ कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। मतलब कोई प्रॉक्सी भी अगर वहां पर अटेंड करता है तो वो भी माना जाएगा कि वो मीटिंग को करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए काफी है। द थिंग इज कि प्रॉक्सी को भी काउंट करने टाइप की चीजें के ऊपर अमेंडमेंट कर सकता है हमारा ट्राइब्यूनल, जो कि सेम आपके पिछले सेक्शन में भी। फिर इसका सबसेक्शन 2 भी सेम बात कहता है क्या कि भैया सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्राइब्यूनल की मदद से जो भी मीटिंग करवाई गई है वो मीटिंग हमारी एक्चुअल मीटिंग ही मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो भी मीटिंग नहीं हो पा रही थी उसी मीटिंग की वो जगह लेगा, उसको कोई स्पेशल नाम या स्पेशल पहचान नहीं दी जाएगी। नाउ अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 99 जो कि बात करता है पनिशमेंट के ऊपर। मतलब कि 96 आपने पढ़ा एजीएम का, 97 पढ़ा जहां पे ट्राइब्यूनल का पावर था एजीएम के रिगार्ड में, 97 पढ़ा जहां पे ट्राइब्यूनल का पावर था अदर देन एजीएम बाकी सारी मीटिंग के रिगार्ड में। तो इन सभी के अंदर अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है कंप्लायंस के ऊपर, तो उस कंप्लायंस के ऊपर अगर कोई भी डिफॉल्ट होगा तो यहाँ पे आती है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? तो कंपनी की बात करें या ऑफिसर की बात करें, इनके ऊपर फाइन लग सकता है जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है कितने तक? 1,00,000 रुपए तक। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग नेचर का है, कंटिन्यूइंग नेचर तो होगा ही होगा ना, एजीएम नहीं करवाई, अब एजीएम की डेट बढ़ते जा रही है, जितने दिन बढ़ी वो हमारा डिफॉल्ट ही तो चल रहा है ना। तो अगर कंटिन्यूइंग नेचर का डिफॉल्ट होता है तो उस सिनेरियो में 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से
पेनल्टी और लगाई जाएगी और कोई हायर लिमिट नहीं है यहाँ पे। जनरली आपने देखा है कि जब भी पर डे की पेनल्टी होती है तो वहां पे हायर लिमिट एक तय की जाती है, बट इस सिनेरियो में कोई भी हायर लिमिट नहीं है। 1 लाख रुपए तक की तो आपके ऊपर फ्लैट पेनल्टी लगाई जा सकती है। अलॉन्ग विद दैट अगर कॉन्टिन्यूइंग नेचर का डिफॉल्ट है तो उस केस में 5000 रुपीज पर डे की आपके ऊपर एडिशनल पेनल्टी और लगाई जा सकती है विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 99। नाउ अब इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 121। ऑल्दो ये सिक्वेंसली नहीं चल पाएगा बट इसी से रिलेटेड है, जो कि बात करता है रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर। उनको कहा गया कि भैया आपने जो एजीएम अपनी करवाई है उसकी एक रिपोर्ट भी बनाओगे, एक रिपोर्ट बनाओगे जिसके लिए फॉर्म यूज करोगे फॉर्म MGT 15, और उसके लिए जो रूल एप्लीकेबल है वो रूल है आपका रूल नंबर 31। तो द थिंग इज कि सारी की सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो होंगी उनको एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा MGT 15 वाले फॉर्म में हर एक एजीएम के अंदर। और वो रिपोर्ट बेसिकली क्या दिखाता है? रिपोर्ट ये दिखाता है कि हाँ जी एजीएम हुआ है और इस एजीएम के अंदर जो भी एक्ट के प्रोविजंस थे, जो भी रूल्स थे, वो सारे के सारे प्रॉपरली कंप्लाई किए गए हैं। कोई भी उसके अंदर डिफॉल्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। इस चीज का एक रिपोर्ट तैयार होगा MGT 15 के अंदर, और इस रिपोर्ट को आपको फाइल कर देना है अपने एजीएम के कंक्लूड होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। मतलब एजीएम आपकी कंप्लीट हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इसकी फाइलिंग कर देनी है। फाइलिंग करनी है किसके पास? तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार के पास। फिर बात आती है कि अगर आप फाइल नहीं कर पाए, अगर यहाँ पे आप फाइल नहीं कर पाए तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितने की? 1 लाख रुपए की। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर होगा, मतलब कि अगर ये फेलियर ऐसा होगा जो कि कंटिन्यूइंग नेचर का है, तो उस केस में आपके पास 500 रुपीज, 500 पहले 5000 आया था पिछले सेक्शन में, ध्यान रखना है 500 रुपीज के हिसाब से पर डे की पेनल्टी और लगेगी। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है कितने की? 5 लाख रुपीज की। ये तो बात हो गई कंपनी का, ये तो बात हो गई कंपनी के लिए। कंपनी के लिए कहा गया आपको, देखो दोबारा से, कंपनी के लिए कहा जा रहा है कि पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए की, पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपए, अप टू 1 लाख नहीं है, दिस इज फ्लैट 1 लाख। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों के ऊपर, दिस इज फ्लैट 1 लाख। और कंटिन्यू नेचर का होगा तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगी, जिसकी की मैक्सिमम लिमिट बता दी गई कितनी? 5 लाख रुपीज। ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर ने अगर ये डिफॉल्ट किया तो उसको कहा जा रहा है नॉट लेस देन 25,000 रुपीज। अगेन इस पॉइंट में यहाँ पे दिक्कत है क्या? जनरली कहा जाता है अप टू यहां तक कि वो मैक्सिमम लिमिट बताते हैं। यहां कह दिया कि भैया कम से कम 25,000 रुपए, ज्यादा कितना पता नहीं, 25 लाख, 25 करोड़, 25 बिलियन, 25 मिलियन, कुछ भी दिया जा सकता है। हायर की कोई लिमिट ही नहीं बताई गई यहाँ पे, सीधा सीधा बता दिया गया, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, बड़े डिफॉल्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भैया जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उससे कम 25,000 रुपए तो पेनल्टी लिए ही जाएंगे। और अगर ये कंटिन्यूइंग नेचर का होगा तो वहां पे 500 रुपए हर दिन के हिसाब से उससे चार्ज किया जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट जो जाएगी वो कितनी जाएगी? 1 लाख रुपीज तक। मतलब जो 500 500 500 500 करके आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा वो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो सकता है 1 लाख रुपीज तक। 1 लाख पे पहुंच गया तो उसके बाद ये आपका जो मीटर चल रहा है ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात थी आपकी सेक्शन नंबर 121। 4 सेक्शन थे लेकिन चारों के चारे इजी थे, आराम से आपके दिमाग में रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब हमारे पास एक बच जाता है ईजीएम का सेक्शन, और ईजीएम जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद इकलौता सेक्शन बचेगा सेक्शन नंबर 122, जो कि रिलेटेड है ओपीसी से, कि ओपीसी के ऊपर इस चैप्टर के क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होते। 2 छोटे छोटे सेक्शन रह जाते हैं, होपफुली रिमेनिंग जो पार्ट आने वाले हैं उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए